तो दोस्तों स्वीडन के साफ ग्रुप की तरफ से निर्माण किया हुआ सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट ग्राइफिन ई एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो F-35 यूरोफाइटर टाइफून राफेल जैसे एयरक्राफ्टों के एक कॉम्पिटिटर के रूप में पहचाना जाता है। हाल ही के कुछ सालों में ग्राइफिन एयरक्राफ्टों को काफी अधिक सफलता भी मिला और कई सारे इंटरनेशनल कस्टमर भी मिला, पर अचानक से बाकी जो एयरक्राफ्ट है मतलब F-35 राफेल यूरोफाइटर इसका चाहत तो बरकरार है, लेकिन ग्राइफिन एयरक्राफ्टों के कस्टमर और डील एक के बाद एक हाथों से जा रहा है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ जो ग्राइफिन एयरक्राफ्ट इतने दिन तक इतने सारे देशों के द्वारा पसंद किया जा रहा था और F-35 जैसे एयरक्राफ्टों को भी काउंटर बैलेंस के रूप में पहचाना जा रहा था, वो अचानक अपने मार्केट से वैल्यू को क्यों खो रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों यूरेशियन टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जो स्वीडन के साफ ग्रुप की तरफ से निर्माण किया हुआ सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब ग्राइफिन है, ये असल में दुनिया में पसंद किए जाने वाले कुछ गिने चुने एयरक्राफ्टों में से एक है। इवन इन एयरक्राफ्टों को यूरोप के द्वारा ही निर्माण किया हुआ राफेल और यूरोफाइटर टाइफून के साथ साथ 5th जनरेशन के सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट मतलब F-35 के भी कंपटीटर के रूप में पहचाना जाता है। दोस्तों बेसिकली अगर ग्राइफिन फाइटर एयरक्राफ्टों को देखे तो ये एक छोटे आकार के वर्सेटाइल सिंगल इंजन ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसमें वॉल्वो के RM-12 जैसे इंजनों का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों ये जो ग्राइफिन एयरक्राफ्ट है इसे असल में एरोटेक टेलव, एरिक्सन माइक्रोवेव सिस्टम, साब मिलिट्री एयरक्राफ्ट और वॉल्वो एरो कॉर्पोरेशन के द्वारा स्थापित किया गया एक ज्वाइंट वेंचर के तहत ही बनाया गया था। साफ ग्रुप के ये ग्राइफिन फाइटर एयरक्राफ्ट कई सारे देशों के आवश्यकताओं को पूरा किया है, जिन देशों के द्वारा एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट ढूंढा जा रहा था जो कि अफोर्डेबल भी हो, साथ में लो मेंटेनेंस और पावरफुल भी हो। दोस्तों स्वीडन की तरफ से निर्माण किया गया ये एयरक्राफ्ट असल में 1980 के दशक में बनाया गया था और एक 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के साथ साथ ये इस कैटेगरी के सबसे सस्ते तरीन एयरक्राफ्ट भी है। इवन हाल ही के जो ग्राइफिन के वेरिएंट है वो काफी उन्नत है और साथ में ये जो एयरक्राफ्ट है इसमें इस्तेमाल होने वाले हथियार इसे और खास बनाता है। जब इन एयरक्राफ्टों में मीटियोर जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है तो ये एयरक्राफ्ट की घातकता को और बढ़ा देता है। दोस्तों ये जो ग्राइफिन एयरक्राफ्ट है ये स्वीडन के एयरफोर्स के अलावा कई सारे अन्य देशों के भी एयरफोर्स के बेड़े के केंद्र बिंदु बना हुआ है। इवन दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि आम धारणा से माना जाता है कि अगर कोई एयरक्राफ्टों को बनाने के लिए इक्विपमेंटों को इम्पोर्ट किया जाता है तो एयरक्राफ्ट का कीमत अधिक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ग्राइफिन एयरक्राफ्टों की कीमत को ही कम करने के लिए इक्विपमेंटों को जैसे कि जेट इंजन उसे आउटसोर्स किया गया था। तुलनामूलक रूप में पहले बनाया हुआ ग्राइफिन ए और बी से अब के ग्राइफिन एयरक्राफ्टों को काफी उन्नत किया जा चुका है और इसमें स्वीडिश इंजीनियरिंग का भी एक प्रमुख भूमिका है। दोस्तों ग्राइफिन एयरक्राफ्टों के अगर सबसे ताकतवर या फिर सबसे लेटेस्ट वेरिएंट को देखा जाए तो ये असल में JS-39E वेरिएंट है, जिसे लेके आप कह सकते हैं कि ये टोटली एक 4.5 जनरेशन के बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। इन एयरक्राफ्टों को ग्राइफिन CD के तर्ज पे और अधिक अपग्रेड करके निर्माण किया गया है। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ग्राइफिन ई एयरक्राफ्टों में जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजनों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इसका जो फ्यूसलाज है उसे भी रीडिजाइन किया गया है, जिस वजह से ये पहले के एयरक्राफ्टों के मुकाबले में करीबन 40% अधिक फ्यूल के खपत को भी बचा सकता है। इवन पुराने वेरिएंट मतलब CD के तुलना में ये जो नया वेरिएंट मतलब ई है ये अधिक मात्रा में हथियारों को भी कैरी कर सकता है। कंपनी की तरफ से इन एयरक्राफ्टों के डिजाइन और डेवलपमेंट में एटलीस्ट एक बड़ा फोकस नए जनरेशनों के आवश्यकताओं के ऊपर दिया गया था, जिस वजह से एयरक्राफ्टों में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम और सबसे आधुनिक डेटा लिंक सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया है। इवन नेटो के स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट जिस तरीके से होना चाहिए ग्राइफिन ई एयरक्राफ्ट के द्वारा वो हर एक शर्तों को पूरा किया गया है। इवन फ्यूचर साइबर सेंट्रिक वॉरफेयर के एनवायरमेंट में अंदर भी ऐसे एयरक्राफ्टों के इस्तेमाल को सुनिश्चित किया गया है। हथियारों को अगर देखा जाए तो ग्राइफिन ई एयरक्राफ्ट अब तक के दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन एयर टू एयर मिसाइलों को कैरी कर सकता है, जिनमें मीटियोर, AMRAAM, IRIS-T, M9 जैसे मिसाइल तो है ही, साथ में लेटेस्ट जनरेशन के प्रिसिशन गाइडेड हथियार और हवा से जमीन तक दागने वाले हथियार तक शामिल है। दोस्तों इतने सारे बेहतरीन फीचर्स होने की वजह से ग्राइफिन एयरक्राफ्टों को बीते कुछ सालों में एक्सपोर्ट मार्केट में काफी ऊंचा दर्जा मिला हुआ था। इवन इन एयरक्राफ्टों को यूरोफाइटर टाइफून राफेल F-35 के बराबर में ही देखा जा रहा था, पर अचानक से इन एयरक्राफ्टों की चाहत या फिर बोले तो पसंद कम हो जाने के पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। रिपोर्टों के मुताबिक ग्राइफिन एयरक्राफ्टों में ऐसे कुछ खामियां हैं जिस वजह से इन एयरक्राफ्टों को हाल ही के कुछ सालों में सक्सेस मिलने के बाद अचानक से विफलता का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों यूरेशियन टाइम्स के रिपोर्ट में बताया गया है कि जो ग्राइफिन एयरक्राफ्ट है ये बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी, पावरफुल मिसाइल, रिड्यूस रडार क्रॉस सेक्शन और लो ऑपरेटिंग कॉस्ट होने के बावजूद दो महत्वपूर्ण कारण की वजह से अपने प्रतिद्वंदियों से सामना नहीं कर पा रहा है। और ये दो महत्वपूर्ण कारण है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और इकोनॉमिकल सपोर्ट। ग्राइफिन के जो प्रतिद्वंदी
प्रतिद्वंदी है वो असल में F-35 राफेल और यूरोफाइटर टाइफून है। और इन एयरक्राफ्टों को निर्माण करने वाले देशों के जो डिप्लोमेटिक क्षमता है वो स्वीडन के तुलना में काफी अधिक है। दोस्तों जब भी कोई देश किसी तरीके के टेंडर में ऐसे एयरक्राफ्टों को शामिल करने का इरादा बनाता है तो इन तीनों देशों की तरफ से अपने डिप्लोमेटिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस देश को एयरक्राफ्टों को खरीदने की तरफ अप्रोच किया जाता है। जबकि स्वीडन के मामले में ये ताकत इतना अधिक ना होने की वजह से इधर कोई देश F-35 और ग्राइफिन में से ग्राइफिन की तरफ ज्यादा झुकाव दिखाता भी है तो ग्राइफिन के खरीदने की तरफ आगे नहीं बढ़ पाता। ये जो प्रतिद्वंदी एयरक्राफ्टों के निर्माणकर्ता देश है और यूनाइटेड नेशन के P5 के मेंबर भी है। दोस्तों अगर F-35 को देखा जाए तो इसका निर्माणकर्ता अमेरिका है जो कि फिलहाल डिप्लोमेटिकली सबसे ताकतवर देश है। दूसरी तरफ राफेल के निर्माणकर्ता फ्रांस यूरोप के सबसे ताकतवर देश होने के साथ साथ यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर भी है। और यूरोफाइटर के मामले में तो पूरा का पूरा यूरोप एक तरफ और स्वीडन एक तरफ है। यूरोफाइटर को जहाँ पे यूरोपियन यूनियन के मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा निर्माण किया गया है तो वहीं पे इन एयरक्राफ्टों की खरीदारी मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ब्रिटेन के द्वारा ही देखरेख किया जा रहा है। और इस वजह से ब्रिटेन भी अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर होने के जो ताकत है उसका इस्तेमाल करके इसका मार्केटिंग कर सकता है। दोस्तों 21वीं सदी में किसी भी डील को संपूर्ण करने के लिए खाली बेहतरीन इक्विपमेंट होना ही आवश्यक नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक पावर के अलावा एक इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस होना भी आवश्यक है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि किसी ऑर्डिनरी ट्रेड डील से हथियारों के डील काफी अधिक महंगा होता है और इसमें कई बिलियन डॉलर का इन्वॉल्वमेंट होता है। और फाइटर एयरक्राफ्टों के डील में तो ये लागत आसमान छूने लायक होता है। कई सारे ऐसे देश है जो एयरक्राफ्टों को खरीदना तो चाहता है लेकिन डायरेक्टली अपने समर्थ के इस्तेमाल से ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीद नहीं पाता है। ऐसे में जिन देशों के द्वारा एयरक्राफ्टों के डील के साथ साथ एक बेहतरीन इकोनॉमिकल पैकेज दिया जाता है उन्हीं देशों की तरफ झुकाव ज्यादातर कस्टमरों का होता है। दोस्तों जब भी फ्रांस, ब्रिटेन या फिर अमेरिका जैसे देशों की तरफ से कोई महत्वपूर्ण डिफेंस डील किया जाता है तो उसके कस्टमर के सामने इकोनॉमिकल पैकेज जैसे कि सॉफ्ट लोन, इकोनॉमिक असिस्टेंस और लाइन ऑफ क्रेडिट जैसे ऑप्शनों को भी रखा जाता है। इससे असल में डील को इन्फ्लुएंस करने में काफी अधिक मदद भी होता है और खरीदकर्ता देश इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं रखने के बावजूद ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदने में समर्थ हो जाता है। स्वीडन जैसे देशों के लिए ऐसे इकोनॉमिकल असिस्टेंट देना तो पॉसिबल है लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस या फिर अमेरिका जैसे देश जिस तरीके के इकोनॉमिकल पैकेज दे सकता है शायद स्वीडन उतना बेहतरीन पैकेज ना दे सके। तो यूरोप के अंदर ही अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे देश है जिसे इकोनॉमिकल पैकेज का भी आवश्यकता नहीं है और स्वीडन के साथ बेहतरीन डिप्लोमेटिक रिश्ता होने की वजह से उनके द्वारा अन्य एयरक्राफ्टों के जगह ग्राइफिन को तरजीह दिया जा सकता है। पर इस मामले में भी यूरोफाइटर टाइफून जैसे एयरक्राफ्टों ने ग्राइफिन एयरक्राफ्टों के मार्केट को पूरा बर्बाद किया हुआ है। दोस्तों अगर यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो ये अब तक के दुनिया में बने हुए महंगे तरीन फाइटर एयरक्राफ्टों में से एक है। पर आप लोगों को जान के हैरानी होगा कि यूरोप के अंदर इन फाइटर एयरक्राफ्टों का कीमत इतना कम है कि कोई भी यूरोप के देश आसानी से इन एयरक्राफ्टों को अफोर्ड कर सकता है। दोस्तों अगर यूरोफाइटर टाइफून जैसे एयरक्राफ्टों के कीमत इस तरीके से यूरोप के देशों को इन्फ्लुएंस ना करता तो शायद उन देशों के द्वारा यूरोफाइटर जैसे एयरक्राफ्टों को ना खरीद के ग्राइफिन को ही खरीदा जाता, क्योंकि ये एक खाली रिलायबल एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि यूरोप के अंदर ही निर्मित हुआ एक सस्ता तरीन ऐसा एयरक्राफ्ट है जो यूरोप के कई सारे देशों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों ग्राइफिन एयरक्राफ्टों को निर्माण करने के लिए यूरोप के कई सारे देशों के इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया और इस वजह से स्वीडन के साफ ग्रुप के ऊपर एक प्रेशर भी है। एग्जाम्पल के रूप में हाल ही के अर्जेंटीना के डील को ही देख ले जहाँ पे अर्जेंटीना के तरफ से फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने का एक इरादा बनाया गया था और साथ ही साथ अर्जेंटीना एक रिलायबल लेकिन सस्ता एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता था और ऑप्शन के रूप में ग्राइफिन अर्जेंटीना के लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता, लेकिन यूके के द्वारा इस तरीके के डील होने से पहले या फिर कहे तो एक तरीके से चर्चा होने से पहले इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। अर्जेंटीना के साथ यूक्रेन का रिश्ता काफी खराब है और ग्राइफिन में यूके के इक्विपमेंट इस्तेमाल होने की वजह से यूके ने अर्जेंटीना के साथ संभावित होने वाले डीलों को पहले से ही रोक दिया। दोस्तों खाली इतना मुश्किलों का सामना स्वीडन के साफ ग्रुप को नहीं है बल्कि इसके अलावा ग्राइफिन के टेंडर को सपोर्ट करने का भी क्षमता यूक्रेन के पास कम होने की वजह से ये पसंदीदा एयरक्राफ्ट होने के बावजूद टेंडर में जगह जमा नहीं पा रहा है। एग्जाम्पल के रूप में यूक्रेन को ही देख ले जिसके द्वारा हाल ही में $7.5 बिलियन के एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए एक अनाउंसमेंट किया गया था, पर स्वीडन इतने बड़े अमाउंट के इकोनॉमिकल पैकेज के साथ यूक्रेन के साथ आगे बढ़ने का समर्थ नहीं रखता। माना जा रहा है कि फ्रांस के द्वारा बनाया हुआ राफेल एयरक्राफ्टों को ही यूक्रेन द्वारा खरीदा जाए क्योंकि फ्रांस इस तरीके के इकोनॉमिकल पैकेज देने में भी समर्थ है। फ्रांस के तरफ से यूक्रेन के सामने एयरक्राफ्टों के कीमत के 85% गारंटी लोन के तहत ऑफर करने का भी बात उठाया गया है और शायद दोस्तों यही अब ग्राइफिन का हार का एक बड़ा कारण बन गया। कुल मिला के दोस्तों अभी के जमाने में खाली एयरक्राफ्टों को निर्माण करना या बेहतरीन से बेहतरीन एयरक्राफ्ट निर्माण करना ही एक्सपोर्ट मार्केट में सक्सेस का एकमात्र रास्ता नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ अपने इकोनॉमी, अपने डिप्लोमेटिक चैनल और अपने इन्फ्लुएंसिंग पावर को भी मजबूत रखना आवश्यक
है ताकि डिफेंस एक्सपोर्ट के मार्केट में जो गिने चुने कुछ देशों के द्वारा अपना दबदबा बनाया रखा हुआ है उसे तोड़ा जा सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।